हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। आज हम मिल रहे हैं न्यू वीडियो के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू अभिनव शर्मा, जिन्होंने अपनी जो एडमिशन है वो बी फार्मेसी कोर्स में अंडर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर GNDU में हासिल कर ली है। सो कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। तो अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि इन्होंने देखो जो एग्जाम है वो पंजाब यूनिवर्सिटी का भी दिया है और भी कई सारे एग्जाम्स दिए हैं। तो हम जानेंगे कि इनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, कैसे पढ़ते थे और कौन कौन से एग्जाम में क्या डिफरेंस है, जैसे नीट को और CUET है, PU है और बाकी ये जो अभी GNDU का है ना, और भी कई कोर्सेज के लिए होते हैं। तो जो भी इन्होंने दिए हैं हम उनको कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे पढ़ना चाहिए, किस में से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हम ये पूरा करेंगे। तो इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आप अपना रैंक बताइए जी, GNDU में आपका कितना रैंक आया था? जी GNDU में मेरा रैंक था 64। ओके, और आपने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का जो एग्जाम होता है PU CET UG वो भी दिया था? हाँ जी, PU CET भी दिया था, उसमें 74 था। ओके गुड, कांग्रेचुलेशंस। और आपने कौन सा एग्जाम दिया है? और मैंने काफ़ी एग्जाम्स दिए थे, जैसे CUET का भी दिया था मैंने एग्ज़ाम, नीट का भी दिया था, और अभी एक और भी है BPT का, वो भी देना है। तो ये कुछ एग्ज़ाम्स थे। ठीक है। और आपका इन सभी कोर्स, ये जो आपने एग्जाम दिए, इन सभी में आपका डिजायर्ड कोर्स कौन सा है? मेरा एक्चुअली डिज़ायर्ड कोर्स बी फार्मेसी था, बट मैंने सेफर साइड के लिए अपने बाकी एग्जाम्स भी दिए थे, जैसे कि BPT का भी दूंगा अभी, और बाकी CUET में भी दिए थे अलग अलग कोर्सेज के, एग्रीकल्चर वगैरह के ऐसे। ठीक है। हाँ जी। तो आपने बी फार्मेसी को ही क्यों सिलेक्ट किया? बी फार्मेसी को एक्चुअली क्योंकि इसका मेरे को लगता है स्कोप ज़्यादा है आने वाले टाइम में, क्योंकि इससे हम सर्विस भी कर सकते हैं, अपना प्रोडक्शन भी कर सकते हैं मेडिसिन की, और रिटेल वर्क भी कर सकते हैं, अब्रॉड भी इसका स्कोप है, तो इसलिए आफ्टर आई चूज दिस। आप किस बैकग्राउंड से हैं, मेडिकल या नॉन मेडिकल? आई एम हैविंग, मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है बेसिकली। ओके। हाँ जी। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से स्कूल से आपने स्टडी करी है? जी, आई बिलोंग टू लुधियाना, और मैंने ग्रीनलैंड कॉन्वेंट स्कूल न्यू सुभाष नगर से अपनी +2 की पास की है। ठीक है। और आपके 12th में कितने परसेंटेज रही, क्या व्हाट वाज योर स्कोर? मेरे 12th में 89.4 आए थे जी। ओके। हाँ जी। ठीक है। ये कौन से बोर्ड से है आपका? मेरा CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड था स्कूल। ठीक है जी, ठीक है। तो ओके, तो आपके अकॉर्डिंग जो PU का एग्जाम है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का, और जो नीट का एग्जाम है जी, जो MBBS के लिए मेडिकल स्टूडेंट्स का होता है, नीट और PU CET UG को कंपेयर करिए प्लीज। जैसे PU CET था उसमें थोड़ा लिमिटेड इसका कंटेंट आता है, उसमें ईजी था वो कंपैरेटिवली नीट का तो फिर बहुत वास्ट लेवल का हो गया, उसकी तो नीट की फिजिक्स ही बहुत हार्ड थी मेरे को लगी, जैसे कहीं को ईजी लगी होगी। तो फिजिक्स में भी डिफरेंस लाई करता है, बाकी बायो तो नीट की भी ईजी थी, और केमिस्ट्री भी ठीक ठाक थी, फिजिक्स मुश्किल होती है उस नीट की ज़्यादा। और PU CET में ओवरऑल जैसे बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे वो कॉन्टेक्स्ट में से नहीं आए थे, जैसे उसमें ऐसे आया हुआ था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह ये कौन सी जगह पे सिचुएटेड हैं, ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चंस थे। ठीक है। और ज़्यादा टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस किस एग्जाम में थे, नीट या PU? ज़्यादा मुश्किल तो फिर ऑब्वियसली नीट में ही होंगे, क्योंकि वो नेशनल लेवल के साथ में, और MBBS के लिए ऑब्वियसली तो उसमें ज़्यादा मुश्किल थे क्वेश्चंस। ठीक है। और आउट ऑफ NCERT क्वेश्चन किस में आया था, PU या नीट? आउट ऑफ NCERT PU CET में आया था। जैसे नीट में तो फिर भी टेक्सचुअल थे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल भी NCERT से ही थे लगभग थोड़े बहुत, बट उसमें तो काफ़ी ज़्यादा बाहर से ही था PU CET में। ठीक है। आपको क्या लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है फॉर नीट एग्जाम, तो वो सेम अपनी प्रेपरेशन के साथ PU का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई कर सकता है यहाँ पे, या वहाँ पे एडमिशन सिक्योर कर सकता है? ये तो मैम वो डिपेंड करता है कि वो बच्चा कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, सेम होते नहीं क्वेश्चंस, तो डिपेंड करते हैं सिचुएशन पे। अगर वो सिर्फ नीट वाली ही तैयारी करके गया, कोई और बुक या थ्योरी या कुछ नहीं फॉलो किया, सिर्फ NCERT जैसे हम बोलते हैं नीट में आती है, सिर्फ वही पढ़ी है, तो क्या उतनी सफिशिएंट है, सिर्फ NCERT सफिशिएंट है फॉर PU CET UG? नहीं, NCERT सफिशिएंट नहीं, उसमें बाहर से भी क्वेश्चन आते हैं। अकेले अगर हम सोचे कि NCERT करके, जैसे बायो की NCERT तो मैंने ऑलमोस्ट सारी की हुई थी, बट उसमें आउट ऑफ NCERT काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे, तो फिर अकेले NCERT से नहीं होगा, जैसे आउट ऑफ द टेक्स्ट भी जाना पड़ सकता है हमें। ओके। PU का जो वो मेरिट बनाते हैं, क्यूमुलेटिव जो इकट्ठी वाली होती है, उसका क्या क्राइटेरिया है, वो किस में से बनाते हैं, मतलब सिर्फ एंट्रेंस आता है या साथ में बोर्ड भी काउंट होता है? जैसे उसमें 75% तो अपनी एंट्रेंस के मार्क्स लगते हैं, और 25% फिर बाद में अपने जो +2 के होते हैं मार्क्स, उसकी भी परसेंटेज निकलती है, फिर वो ऐड करके सम अप करते हैं, फिर वो मेरिट बनती है आपकी। ठीक है। कितनी मेरिट जो है वो यहाँ जाती है PU में? मेरिट तो PU में तो जी बहुत ही जाती है, जैसे 99.3 गई है हाईएस्ट, और जनरल की लास्ट बी फार्मेसी पे सीट गई है 96 कुछ पे गई है, तो मेरिट तो हाई है ही, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन है इसमें। ठीक है, ठीक है। तो और अगर आप कंपेयर करो नीट एग्जाम को, जो ये GNDU का एग्जाम है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का GNDU वर्सेस नीट, वो तो कंपैरिजन ही नहीं है। GNDU का एग्जाम ऑब्वियसली इजी था काफ़ी ज़्यादा,
और उसमें हमारा स्टेट का रिजर्वेशन भी 85%, सिर्फ पंजाब के जो डोमिसाइल होल्डर्स हैं वही आ सकते हैं, तो उसमें एज मिलता है, वी गेट एज। और साथ में पेपर उसका ईजी भी था रिलेटिवली नीट से। नीट में तो जैसे टाइम बहुत शॉर्टेज होती है, नीट में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इसका मेरा हाफ एन आवर पहले ही GNDU का ख़त्म हो गया था एग्ज़ाम। और नीट में तो आपको पता है फिर टाइम भी ज़्यादा चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, तो नीट का ऑब्वियसली मुश्किल था काफ़ी ज़्यादा। ओके, और जी। पीयू को अगर कंपेयर करें GNDU एग्जाम के साथ, उसका भी कंपैरिजन ठीक है। जैसे PU में भी टाइम नहीं लग रहा था, मतलब टाइम पास जल्दी हो रहा था अपना। जैसे फिजिक्स थी उसमें बहुत शॉर्ट टाइम लगा मेरे को कि जल्दी ख़त्म हो गया। और बाकी ये था, ये तो आपको फिर बताया ईजी था GNDU का, इतना मुश्किल नहीं था PU के कंपैरिजन में। ओके जी। तो एग्जाम पैटर्न बता दीजिए, किसमें क्या था, नीट फिर PU और फिर ये GNDU। जैसे नीट में भी होते सारे अपनी MCQ टाइप्स ही हैं OMR शीट पे। तो नीट में ऐसे होता है कि अपना 4 सेक्शन होते हैं, पहले फिजिक्स का होता है, फिर केमिस्ट्री होती है, उसके बाद अपने बायोलॉजी होती है वो भी 2 होती है, जोलॉजी और बॉटनी। तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, उनमें चॉइस होती है कि आपने इतने अटैम्प्ट करने हैं अगले सेक्शन में। और अपना ये GNDU होता है, इसमें तो लिमिटेड फ्रेम क्वेश्चन होते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती GNDU में। तो जितने मैक्सिमम कर सकते हो आप करो, कोई बात नहीं, इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो गलत होने का डर ही है नहीं, सारे आप अटैम्प्ट करो। और PU CET में होती है नेगेटिव मार्किंग 1/4, तो उसमें जो लिमिटेड आपको कन्फर्म है वही अटैम्प्ट करो। उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग लग जाती है नीट की तरह ही PU में भी। और फिर रिस्क भी नहीं लेना चाहिए हमें, जितने हमें कुछ फॉर श्योर है वही अटैम्प्ट करो, क्योंकि नेगेटिव है। तो यही है जी बस। ठीक है, और आपने कोई एग्जाम दिया हो उसके साथ भी अगर आप पैटर्न कंपेयर कर सके तो? जी मैंने CUET का भी एग्ज़ाम दिया था। तो CUET में ऐसे होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो, और उसमें साथ में उसमें नेगेटिव मार्किंग उसमें भी है 1/4। बट CUET थोड़ा कंपैरेटिवली इजी आता है नीट से मेरे को लगा, और PU से भी थोड़ा कंपैरेटिवली इजी लगा CUET मेरे को। ठीक है, और ये सारा बता दीजिए, मतलब नीट किसके लिए है, वो किसके लिए, मतलब हर एक का बता दीजिए। अगर किसी को नहीं पता तो पता चल जाए, वैसे तो चलो पता होती है। जैसे नीट एग्ज़ाम है, उसके बाद हम MBBS कर सकते हैं, BAMS हो गया, BHMS हो गया, BUMS हो गया, और BDS हो गया, ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। और GNDU का जो एग्ज़ाम है USET, उसके साथ हम GNDU में एंट्रेंस ले सकते हैं, उसमें भी काफ़ी कोर्सेज हैं, B फार्मेसी हो गया, BPT हो गया अपना, और फूड टेक में होगी, बायोटेक होगी, ऐसे काफ़ी कोर्सेज हैं उसमें भी। और PU CET UG में भी ऐसे है अपना, B फार्मेसी हो गया, उसके लिए ये एंथ्रोपोलॉजी वगैरह होगी, BSc ऑनर्स, ऐसे सारे कोर्सेज हैं अपने साइंस के रिलेटेड। और CUET में भी काफ़ी कोर्सेज हैं, जैसे BSc एग्रीकल्चर भी है CUET में, उसके थ्रू एंट्रेंस मिलती है नेशनल लेवल यूनिवर्सिटीज़ में। और काफ़ी कोर्स हैं, एग्रीकल्चर हो गया उसमें CUET में, और अपना फार्मेसी भी है कई कॉलेजेस में, और अपना बाकी BSc ऑनर्स वगैरह तो हैं ही हर एक कॉलेज में। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा वाला इनमें से, मतलब किसका कौन सा कोर्स बेस्ट है? जैसे नीट के अंडर जो प्रोग्राम्स बोले उसमें से कौन सा बेस्ट है, ऐसे ही PU के अंडर में से, ऐसे ही इन सब में से, मतलब कौन सा बेस्ट है? बेस्ट जैसे नीट में तो ऑब्वियसली टॉप रैंकिंग वाले जो मेरिट लिस्ट वाले बच्चे, उनमें MBBS ही बेस्ट है। बट अगर आप नहीं क्लियर होता तो कोई बात नहीं, नथिंग टू वरी, और भी ऑप्शंस होते हैं लाइफ में। अब हर एक बंदा एक चीज़ के लिए नहीं बना होता, अगर नहीं कुछ हो रहा कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा कर सकते हैं हम। पर वैसे बेस्ट MBBS ही है। और ऐसी अपना B फार्मेसी बड़ी है टॉप लेवल की, GNDU और PU में दोनों में ही फार्मेसी टॉप पे है, और पंजाब की दोनों बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो मेरे हिसाब से तो B फार्मेसी सबसे बढ़िया है इनमें। बट हाँ, अगर आपका रैंक कम है कोई बात नहीं, आप दूसरा कर सकते हो ट्राई। कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, ये बस डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। ओके, और CUET के अंडर? CUET में भी काफ़ी हैं, जैसे अब अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। जैसे एग्रीकल्चर भी सही है, उसमें काफ़ी नेशनल लेवल ICAR भी है मेरे ख्याल से एक्रेडिटेड उसमें अपना CUET में, तो उसके भी एंट्रेंस होता है, पर मैथ्स चाहिए उसके लिए मेरे ख्याल से। और एक एग्रीकल्चर सब्जेक्ट भी होता है, उसका एग्ज़ाम देना पड़ता है एग्रीकल्चर में जाने के लिए। और जैसे कई कॉलेज की डिमांड है, जैसे जनरल भी मांगते हैं, कई ऐसे कॉलेज जिसमें अकेली बायोलॉजी हो या फिर जनरल हो तो सीट दे देते हैं वो, और कईयों में ऐसा है वो तीनों का कॉम्बिनेशन मांगते हैं। डिपेंड करता है ये आप कौन से कोर्स में जाना चाहते हो। ओके, आपको क्या लगता है कि जो टाइम मैनेजमेंट है वो किसमें ज़्यादा मुश्किल हो जाती है? मीन जो ये एग्जाम्स है इनमें से टाइम मैनेजमेंट किसमें सबसे मुश्किल है? सबसे मुश्किल तो नीट में ही है, क्योंकि उसमें इतना लंबा पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, टाइम बाउंड वो, और उसमें क्वेश्चन इतने ज़्यादा होते हैं, अपने अटैम्प्ट करने होते हैं कि एक तो एक्यूरेसी चाहिए। अगर एक बाई मिस्टेक भी गलती से सर्कल कर दी हो MR में तो वो कंसीडर होगा साथ में, और गलत हो गया तो वो नेगेटिव मार्किंग में चल जाना है। और पेपर उसका लंबा भी बहुत होता है, न्यूमेरिकल निकाल लो, तो मुश्किल मेरे को नीट में लगा कि टाइम कम लगता है मेरे को, जैसे मैंने जब दिया था तब। ओके, और इनमें से कौन सा पेपर पेन एंड पेपर बेस है और कौन सा वाला कंप्यूटर बेस CBT है? अपना जो GNDU है और PU CET है और ये नीट का है, ये सारे अपने पेन पेपर बेस्ड हैं, और जो CUET है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। ओके, और कोई एग्जाम के बारे में नहीं सोचा? जैसे BSc नर्सिंग कोर्स के बारे में नहीं सोचा? पहले सोचा था मैंने कि अगर
किसी में भी ना हो फार्मेसी में तो PPMET और उसका भर दूंगा GSET का, बट अब इधर ही सीट मिल गई तो क्या ज़रूरत है करने की इतना। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग बी फार्मेसी और अगर BSc नर्सिंग करनी हो तो क्या किसको करनी चाहिए? देखो वो अपने अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है कि आपका किस चीज़ में रुचि है। जैसे मेरे को केमिस्ट्री अच्छी लगती थी, उसमें स्कोर भी अच्छा आया था मेरा बोर्ड में भी, तो मैंने सोचा गो विद द फ्लो, केमिस्ट्री कर लो कोई बात नहीं। तो अब आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। जैसे स्कोप दोनों ही हैं, दोनों में बहुत है, अब्रॉड में भी इंडिया में भी है, नर्सिंग का भी स्कोप है और फार्मेसी दोनों का ही है। तो ये वेरी करता है आपका किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो करिए आप। ओके, आप अपनी बी फार्मेसी के बाद का क्या देखते हैं व्यू पॉइंट, कि इसके बाद आप व्हाट यू विल चूज? आई थिंक ये जल्दबाजी होगी कि ना कि भी क्या करना है, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा प्लान्स हैं मेरे। या तो फिर किसी मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करूँगा फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल्स में ही, या फिर अपनी मैं फर्म भी खोल सकता हूँ कोई M फार्मा के बाद करके, या फिर मेरा मेजोरिटी में प्लान यही है कि अब्रॉड चल जाऊँगा मैं, उधर भी इसका है स्कोप, कोई एंट्रेंस वगैरह क्लियर करके उनका वर्क वीज़े पे अब्रॉड चल जाऊँगा मैं। ओके ओके, अब्रॉड में भी फिर कोई फर्दर कंट्री सेलेक्ट किया है कि वो अभी नहीं? वो अभी नहीं, वैसे कनाडा ही सोच रहा था मैं, बट अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन कि किस कंट्री में अभी जॉब्स रिक्वायर्ड हैं उनको, दे वांट फार्मासिस्ट, सो दैट आई विल प्रेफर मोर। ओके ओके, सो अभी आप अपनी जो ग्रेजुएशन है वो बी फार्मेसी में करेंगे जी। फ्रॉम GNDU। जी तो GNDU में एडमिशन करवाने गए होंगे, हाँ जी। तो कैसा रहा GNDU का रिव्यू? GNDU का बढ़िया था, काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ था उनका, बहुत अच्छे से डील किया उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने हमें एक थिएटर था उधर बिठा लिया रैंक वाइज, स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को पीछे भेज दिया। और फिर वो जैसे काउंसलिंग होती है उधर भी, तो फिर जैसे टॉप रैंक वाले थे पहले 10 उनको ले गए, फिर अगले 10, फिर अगले 10, फिर ऐसे वो अंदर जाके पूछते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं एक बार एक रूम में ले जाके, फिर उधर वेट कराते हैं, सीक्वेंस वाइज डॉक्यूमेंट लगवाते हैं आपके, फिर दूसरे रूम में लेके जाते हैं, उधर एक सर होते हैं उनसे पूछना होता है हमने भी, सर ये हमारे डॉक्यूमेंट्स है वेरीफाई कर लो आप एक बार, ओरिजिनल हैं सारे और ये फोटो कॉपीज़ हैं। और उसके बाद फिर वो पूछते हैं कि आपकी कोर्स प्रेफरेंस क्या है, तो वो आपने जैसे प्रेफरेंस फिल करके गए होगे फर्स्ट पे फार्मेसी, तो अगर सीट आपकी फार्मेसी में बची होगी तो फर्स्ट पे उन्होंने फार्मेसी पे हाईलाइट कर देना है। फिर वो कहेंगे आपको कि आप अपने फार्मेसी डिपार्टमेंट के पास जाओ, फिर वो आपके जो अपने डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल उनको स्टेपल करेंगे, चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे फार्मेसी डिपार्टमेंट वाले जैसे हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है आपका सारा कुछ, फिर आप अपनी फ़ीस डिपॉजिट करा दो। फिर आपने जाना होता है कैश काउंटर पे, उधर या तो आप अपने डेबिट कार्ड से दे सकते हो, पर उधर प्रॉब्लम ये है कि या तो आपके दोनों डेबिट कार्ड ही होने चाहिए क्योंकि लिमिट होती है कईयों में तो 40,000 की, तो या तो दोनों डेबिट कार्ड होने चाहिए या फिर पूरा कैश ही होना चाहिए आपके पास, कैश इन हैंड। तो ये प्रॉब्लम होती है, ये नहीं होता कि आधा पैसा आप कैश दे दो आधा डेबिट कार्ड के थ्रू दे दो, वो एक्सेप्ट नहीं करते, दोनों एक ही मीडियम होना चाहिए। फिर उसके बाद अपने वो स्लिप लेनी है, अपने डिपार्टमेंट को दिखा देनी है कि मैंने सर फीस जमा करा दी है, सीट मेरे को लॉट हो गई है। तो फिर वो बड़ी वाली जो स्लिप होती है अपने पास रख लेंगे, छोटी आपको दे देंगे, बस फिर वो कर देते हैं कि आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, कहेंगे स्कैन कर लो कोड, तो आपने ग्रुप में ऐड हो जाना, बस फिर आपको कर देंगे, सीट अलॉट होगी मतलब। और रैंक लिखते हैं वो, जैसे कि आपको सीट अलॉट होगी ना तो पेंसिल से रैंक लिख देंगे, जैसे 13 नंबर पे मेरे को सीट अलॉट हुई थी GNDU में, तो ऐसे है। ओके ओके, और GNDU कैंपस का रिव्यू कैसा है, मतलब देखने में कैसा कुछ लगा? कैंपस तो बहुत बड़ी है, फर्स्ट लुक में मैं तो फिदा हो गया था, इतनी ग्रीनरी है, अच्छे फ्लावर्स लगे हुए काफ़ी ज़्यादा, और लुक भी बड़ी है, मॉडर्न आर्किटेक्ट में बना हुआ है, और एटमॉस्फेयर बढ़िया है, एकदम फ्रेंडली माहौल है पूरा GNDU में, अच्छा लगा मेरे को काफ़ी यूनिवर्सिटी। ओके, तो अब अमृतसर गए ही थे तो हाँ जी। GNDU के अलावा और क्या कुछ देखा? अमृतसर में मैंने वाघा बॉर्डर भी गया था, उधर भी परेड देखी, उसके बाद दरबार साहिब में माथा टेका, तो इन 2 जगह पे भी फिलहाल गया हूँ मैं। ओके ओके, तो अभी वैसे आप लुधियाना से हैं जी। जैसे आपने बताया, और एडमिशन आपको अमृतसर GNDU में है, जी। तो फिर आप अप डाउन करेंगे, हॉस्टल PG क्या सोचा है? अप डाउन का तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम बहुत लगता है अप डाउन में, साथ में किराया भी उतना लग जाना है और थकान अलग हो जानी है, तो दैट्स नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर मी। तो मैं उधर अपना हॉस्टल में ही रहूँगा, बिकॉज हॉस्टल इज़ अफोर्डेबल एंड देयर इज सिक्योरिटी, हॉस्टल में सिक्योरिटी भी पूरी है एंड देयर आर लेस चांसेस दैट आई विल बी डिट्रॉयड, और बस फिर ऐसे ही है, हॉस्टल ही लेंगे हम। ओके, तो हॉस्टल वगैरह की अभी हो चुकी है बुकिंग या उसके लिए अभी दोबारा बुलाएंगे? हॉस्टल की मैम ऐसे है, एक उन्होंने ऑनलाइन ही पोर्टल पे अपने ना वो किए हुआ है कि पहले उधर साइन इन करो, तो वो फिर कुछ डिटेल्स पूछते हैं थोड़ी बहुत कि आपको पार्किंग वगैरह करनी है, वो टिक करना है सारा कॉलम कि पार्किंग वगैरह चाहिए, ठीक है, आप कोड ऑफ कंडक्ट उनका वॉयलेट तो नहीं करोगे ऐसे, तो फिर वो फॉर्म भर देना है बस। उसके बाद फिर एक और विंडो ओपन होएगी उसी पोर्टल पे, उधर वो कहेंगे डिपॉजिट कर दो फीस ऑनलाइन ही, तो वो फीस डिपॉजिट करके वो स्लिप लेके अपने अपने डिपार्टमेंट में जाना है। और उससे पहले आपको अपने डिपार्टमेंट को बताना होगा कि मैंने हॉस्टल लेना है, तो मैंने फॉर्म भर दिया है, तो वो आपकी एप्लीकेशन डीन को देंगे उधर, तो डीन से सिर्फ साइन हो के आएगा, फिर वो अलॉटमेंट लिस्ट होती है, उसमें फिर आपका नेम आएगा ना, जब फीस डिपॉजिट करा दोगे फिर आपको हॉस्टल अलॉट होएगा। ठीक है ठीक है,
तो आपके अकॉर्डिंग अगर किसी स्टूडेंट ने क्लियर करना है पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्जाम या GNDU का तो उसको कैसे तैयारी करनी चाहिए? सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। ये नहीं कि आप एक दिन में ही बैठे हो तो सारी कर लो, थोड़ा थोड़ा डेली करते रहो कुछ ना कुछ। कोई भी दिन ऐसा ना जाने दो भी कुछ नहीं किया, टाइम पास ही किया पूरा। चाहे 1 घंटा करते हो 2 घंटे करते रहो डेली कुछ ना कुछ। नया टॉपिक करो, कोई पुराना रिवाइज करते रहो। ये सबसे मेजोरिटी फैक्टर है कि हम कर सकते हैं सक्सेस किसी में भी। ओके, व्हाट डू यू थिंक कि हमें अपनी बोर्ड्स के साथ साथ करनी चाहिए या आपके बोर्ड्स के बाद हमें एंट्रेंस की तैयारी शुरू करनी चाहिए? इन माई ओपिनियन साथ साथ ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज एज जस्ट लाइक मैंने बाद में की थी तो मेरे पे प्रेशर बहुत था, घर वाले भी कह रहे थे कुछ कर ले, तो फिर ऐसे मेरे हिसाब से साथ साथ में कर लेना चाहिए, क्योंकि दैट्स बेटर ऑप्शन। क्योंकि बोर्ड में इतनी टेंशन नहीं होती। बोर्ड जैसे आपके खत्म होते हैं उसके बाद आप पे ज़्यादा प्रेशर आता है कि कहीं यूनिवर्सिटी में चल जाओ, एज हो रही है अब। तो मेरे हिसाब से साथ साथ कर लो ना, तो प्रैक्टिस भी हो जाती है उस हिसाब से, और फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप क्लियर कर लोगे चीज़ को। ओके, फिर साथ साथ में भी 2 ऑप्शंस हैं, विद +2 या +1 से ही साथ शुरू कर दें। मेरे हिसाब से जैसे मेरे टाइम पे +1 में कोरोना आ गया था तो मैं कुछ खास कर नहीं पाया। 6 महीने मेरे +1 के भी कोरोना में ही चले थे। तो पहले मैंने कोटा जाने का सोचा था 10th के बाद, बट कोरोना आ गया उसके बाद, तो फिर खास वो प्लान बना नहीं मेरा। तो फिर मेरे हिसाब से हाँ जी, +1 के साथ साथ ही जो स्टार्ट डूइंग ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो कैसे आपको मतलब तैयारी करनी चाहिए? आपने तैयारी कैसे करी थी? सबसे पहले मैंने तो सनी सर के नोट्स होते थे तो उनको ले जाके मैं एक बार घर पे पढ़ लेता होता था। मेन उसके जो कोर पॉइंट हैं तो उसको अंडरलाइन वगैरह कर लेना, उसको दिमाग में बिठा के रखना, मेमोराइज करना कि अच्छा ये इसमें लिखा हुआ है। और काफ़ी सिंपलीफाइड नोट्स थे तो उससे काफ़ी हेल्प हुई मेरे को। और उसके बाद अगर कोई चीज़ जैसे ज़्यादा ही मुश्किल है, कुछ समझ ही नहीं आ रही आपको, तो आजकल तो इंटरनेट भी है, यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हो, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो कोई भी आप डिज़ायर टीचर की वीडियो देख सकते हो। और फिर डाउट सेशन भी होता है, सर से आप पूछ सकते हो कि सर ये चीज़ मेरे को समझ नहीं, सर से बता देते हैं, मैम भी बताते हैं। तो हाँ जी, ऐसे फिर मैंने कोई चीज़ नहीं समझ आती थी पूछ लेता होता था। और यही है बस। और कंसिस्टेंसी तो मैंने बताई की है, ये कुछ ना कुछ करते रहो डेली। ठीक है, क्या आपके अकॉर्डिंग किसी स्टूडेंट को कोचिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि सेल्फ प्रैक्टिस से मतलब बिना सिर्फ स्कूल की तैयारी के साथ साथ ही वो एंट्रेंस को, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का है या GNDU का है, उसको क्वालिफाई कर सकता है? नहीं, कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे वैसे ये भी डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन। क्योंकि मेरे को तो मैं ऐसा बच्चा हूँ कि कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अकेला सेल्फ स्टडी इतनी कर नहीं पाता मैं। तो जैसे अगर एक डायरेक्शन मिल जाए, मेंटरशिप मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है मेरे ख्याल से। जैसे कहाँ पर आपने एक ट्रैक पे अकेले चलना है और कहाँ पर आपने ग्रुप में चलना है, तो ग्रुप में चलने में ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, ज़्यादा अपने बेनिफिट्स होंगे। तो अकेले चलने में एक तो स्ट्रेस भी ज़्यादा रहेगा और इतना बेनिफिशियल भी नहीं रहेगा। तो मैंने सर को अपना मेंटर चूज़ किया और फिर सर ने मेरे को हर एक प्रोसेस पे, हर एक स्टेप पे गाइड किया कि बेटे ये फॉर्म आ रहे हैं, अब ये भर दो, इसके बाद ये स्कोप है। तो गाइडलाइन से काफ़ी हेल्पफुल हो गया था मेरे लिए, इट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। और फिर मैंने सर के बस फुटप्रिंट पे चलता रहा और एंड दैट्स व्हाट आई एम नाउ। ओके जी, ओके। तो आपके अकॉर्डिंग जो मतलब प्रेपरेशन है वो कहाँ से स्टार्ट करी जानी चाहिए? मींस बिल्कुल जिसको कुछ नहीं पता स्टूडेंट को, उसने स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट स्टेप क्या हो? चैप्टर वाइज थ्योरी करे कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन पहले कर ले कि फुल सिलेबस के क्वेश्चन कर ले? फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? देखो, अब ये भी वेरी करता है क्वेश्चन पर्सन टू पर्सन, पर मैं तो ऐसे टाइप का बच्चा हूँ कि मैं पूरा चैप्टर ही पढ़ूंगा पहले एक बार कि उसमें क्या है, क्योंकि क्वेश्चन तो फिर अल्टीमेटली उसी में से निकलने हैं। मैं ऐसे करता था कि जो अपने वो हैं मेन चैप्टर हैं वो पढ़ लेता था, उसकी थ्योरी क्या है, क्या वो कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे जाता था। अगर हम पहले डायरेक्टली क्वेश्चन पे चल जाएंगे तो वो इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि फिर हम एक लिमिटेड कंटेंट पे स्टक हो जाएंगे कि क्वेश्चन कर लिए बस हो गया। बट ऐसे कंपटीशन वगैरह में नहीं होता, उधर वास्ट क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं कि जो आपने पढ़ लिया वही आएगा। तो इसलिए थ्योरी को मैं ज़्यादा करूँगा प्रमोट की, थ्योरी पढ़ लो एक बार, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे जंप करो। फिर क्वेश्चंस कौन से करें? चैप्टर वाइज करें चैप्टर थ्योरी पढ़ने के बाद कि सीधे फुल सिलेबस के क्वेश्चन? फुल सिलेबस का फायदा नहीं, पहले चैप्टर वाइज करो। पहले एक बार थ्योरी पढ़ ली आपने, गो थ्रू हो गए थ्रू द टेक्स्ट, एंड उसके बाद आप क्वेश्चंस करो उस चैप्टर के पर्टिकुलर, फिर ऐसे ही सारे चैप्टर कवर करो। फिर आफ्टर इफ़ यू हैव डन दैट ऑल, फिर उसके बाद आप फुल क्वेश्चंस पे आओ, फुल चैप्टर क्वेश्चंस पे। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग जो पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्जाम था उसमें केमिस्ट्री में से कैसा पोर्शन ज़्यादा आया था? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल? पीयू में, हाँ पीयू में तो ऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा थी केमिस्ट्री में, और थोड़े बहुत इनऑर्गेनिक के भी आए थे। हाँ, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ही ज़्यादा आए थे अपना पीयू में और केमिस्ट्री में तो, और इनऑर्गेनिक के भी थोड़े बहुत आए थे, वो जो डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है वो। थोड़ा बहुत पोर्शन सब में आता ही आता है, क्योंकि फिर आप स्किप नहीं ना कर सकते किसी को। अगर आप स्किप करोगे क्वेश्चन को तो मेरिट स्किप हो जाएगी फिर आपकी। और बायोलॉजी में से पीयू में कैसे आए थे? बायोलॉजी में पीयू में तो मुश्किल आए थे वैसे थोड़े, क्योंकि बॉटनी ज़्यादा था कि ज़ूलॉजी या इक्वल था? इक्वल सी वेटेज है उसमें, और उसमें क्वेश्चंस ज़्यादा इकोलॉजी बेस्ड थे कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह हैं, ये किधर हैं, गुजरात में स्टेट्स वगैरह, ऐसे वाले क्वेश्चंस। मतलब कि टैक्स के बेस पे नहीं थे वो, आउट ऑफ द टैक्स थे थोड़े बहुत। तो
ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन है, उसमें तो ऑब्वियसली मुश्किल ही डालेंगे, इजी डालेंगे फिर तो हर एक मेरिट निकाल लेगा। और फिजिक्स का क्या वे था इन पीयू? पीयू उसकी लेंथी भी थी, उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड थे क्वेश्चंस, और थ्योरी थी पर इतने कम थे, इतने ज़्यादा नहीं थे थ्योरी के, ज़्यादा न्यूमेरिकल ही थे उसमें। जैसे वो क्वेश्चन आए थे अपने इलेक्ट्रॉन वाले, ज़्यादा क्वेश्चंस थे कि उसकी वेलोसिटी वगैरह निकालो, वो रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे बेस्ड क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल ज़्यादा। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पार्ट आता ज़्यादा पीयू में कि थ्योरेटिकल पार्ट? पीयू में तो ऑर्गेनिक ही थी ज़्यादातर मेरे ख्याल से, तो न्यूमेरिकल कम ही थे केमिस्ट्री में, तो उसमें नेमिंग रिएक्शंस वगैरह थी, न्यूमेरिकल इतने खास नहीं थे केमिस्ट्री में। ओके, और पीयू में +1 का पोर्शन ज़्यादा आता है, +2 का, या दोनों का इक्वल आता है? इक्वल सी वेट है इसमें भी अब, क्योंकि स्किप नहीं कर सकते अब किसी चीज़ को, +1 भी उतनी की थी और +2 भी उतनी की थी, इक्वल सी वेट थी दोनों में। ठीक है, अब ये सेम सा ही पैटर्न जीएनडीयू का भी बता दो। जीएनडीयू का पेपर कंपैरेटिवली काफ़ी इजी होता है, उसमें अपना बायोलॉजी में भी ठीक ठीक क्वेश्चन थे, इजी थे, एनसीईआरटी बेस्ड ही थे ज़्यादातर, और फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल इतने हार्ड नहीं थे, इजी थे, सिंपल ही नहीं कर रहे थे, और केमिस्ट्री भी ठीक थी उसकी बहुत ज़्यादा, ऑर्गेनिक ही थी थोड़ी बहुत, उसमें ईजी था काफ़ी जीएनडीयू का कंपैरेटिवली एग्जाम। पर्सन टू पर्सन ये वेरी करती है चीज़, अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं आपके तो फिर आपके लिए दैट वुड बी ईजी, बट अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा फिर वो तो नो वन कैन डू एनीथिंग इन दैट। अगर बिल्कुल ही बिना प्रेपरेशन के चले जाओगे फिर तो मुश्किल लगेगा, अगर तैयारी करके जाओगे तो इजी लगेगा। हाँ, अगर बिना तैयारी के जाओगे फिर 1000 में रैंक आएगा, फिर तो कुछ मिलना ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आप ये बता दीजिए कि हाँ जो जी। टेस्ट सीरीज होती है, मतलब मॉक टेस्ट होते हैं, फुल सिलेबस के क्वेश्चंस होते हैं, वो कितने हेल्पफुल हैं फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम? टेस्ट सीरीज मेरे ख्याल से हेल्पफुल होती हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमें एक आइडिया सा लग जाता है, गैस लग जाता है कि पिछले सालों में क्या आए हुए हैं क्वेश्चन, और ऑलमोस्ट सेम से ही आते हैं अगली बार में भी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। वो पैटर्न बदल देंगे, घुमा के ट्विस्ट एंड टर्न करके क्वेश्चन डालेंगे, बट ऑलमोस्ट सेम ही होता है। और टेस्ट सीरीज से क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें मिलती है टाइम मैनेजमेंट, कि हम इतने टाइम में देखो हमने उधर किया था, बंदे में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि अगर मैंने उधर कर लिया था इतने टाइम पीरियड में तो ऑब्वियसली मैं इधर भी उसको रॉक करके जाऊँगा और क्लियर कर लूँगा फिर। तो ये मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज हेल्पफुल है काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए, और सबसे मेन बात ये है कि आइडिया लग जाता है आपको कि किस हिसाब के क्वेश्चन आ रहे हैं, और बस यही है, फिर इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से तो। ओके ओके। और जो हमारे पास बुक्स हैं, आपने कौन कौन सी फॉलो करी थी? बुक सबसे पहले तो मैंने अपने +1 +2 में एस एल अरोड़ा फॉलो की थी फिजिक्स के लिए, वो मैंने सारी एक बारी गो थ्रू हुआ हूँ उनके। और उसके बाद बायोलॉजी के मैं हमेशा एनसीईआरटी पढ़ता था, बायोलॉजी मैंने कोई बाहर की बुक नहीं पढ़ी, सिर्फ एनसीईआरटी मैंने की और बढ़िया हुआ उसमें। और केमिस्ट्री में भी मैंने मॉडर्न पढ़ी थी एसपी जौहर की, वो भी काफ़ी हेल्पफुल बुक है। और मैंने ज़्यादा बुक्स वगैरह के चक्कर में पढ़ा नहीं, बस ये स्टिक टू वन थिंग, आपको एक चीज़ पे फॉलो करना है। बट हाँ, जैसे नीट वगैरह था उसके लिए मैंने थोड़े सैम्पल पेपर वगैरह लगाए थे और थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट भी पढ़ा था। सनी कोचिंग क्लासेस के नोट्स को भी फॉलो किया था मैंने, और उसमें से भी काफ़ी कंटेंट आता है रिलेटेबल, तो काफ़ी अच्छी मेंटरशिप दी मैम ने और सर ने। तो आप एक दिन में कितना पढ़ते थे? जैसे टाइम वेरी करता है, अब मैं वो नहीं हूँ कि कहूँ कि 16 घंटे पढ़ो बैठ के नहीं, वैसा बच्चा नहीं हूँ मैं। बट हाँ, लिमिटेड टाइम में जितना भी मैं पढ़ता था ना उसको मैं ध्यान से पढ़ता था, पूरा फोकस लगा देता था। ऐसे पढ़ना मैंने लिमिटेड टाइम के लिए है, बट जब भी पढ़ना पूरा कॉन्सेंट्रेट हो गए, उसको याद कर लेना पूरा भी क्या हिसाब किताब है इसमें। और यही मेरे हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटजी है कि जब भी पढ़ो ना कॉन्सेंट्रेट पूरा एक जगह पे रखो, ये नहीं कि बैठे हो ध्यान जा रहे हो, ओहो उसने बुलाया नहीं आज मेरे को, उसका टेक्स्ट नहीं है, ऐसे नहीं। अपना आराम से जब पढ़ रहे हो एक जगह अपना कॉन्सेंट्रेट फुल एक जगह पे रखो, ये मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की थी अपनी। ओके। और कितना कितना टाइम आप देते थे अपने ईच सब्जेक्ट को? जैसे मैंने अब फिक्स किया हुआ था कि 1-1.5 घंटे के बीच में हर एक सब्जेक्ट को देना ही है, जैसे बायोलॉजी को भी 1-1.5 घंटा, ऐसी फिजिक्स को, ऐसी केमिस्ट्री को। ये स्ट्रेटजी मेरे ख्याल से काफ़ी यूज़फुल है। और बीच में मैं गैप ले लेता था, गैप मेरे हिसाब से ज़रूरी है, और थोड़ा माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है अपना, ठीक है, स्ट्रेस नहीं पड़ता ज़्यादा अगर गैप ले लोगे, तो ये मैं फॉलो करता था। हाँ, गैप लेना इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। व्हाट वाज योर सोर्स ऑफ रिफ्रेशमेंट? सोर्स ऑफ रिफ्रेशमेंट, हाँ दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो जैसे टीवी वगैरह तो मैं देखता नहीं था कभी इतना, हाँ कभी कभार फ़ोन चला लिया, किससे बात कर ली दोस्त वगैरह से, या बाहर भी मैं इतना कम ही जाता था, इतना जाता नहीं होता था, तो बस कभी अपने मम्मा पापा से बात कर ली, वो थोड़ा बता देते थे कोई बात नहीं बेटा ध्यान से पढ़ तू, और कोई बात नहीं अच्छा ही होगा सारा, भगवान हमारे साथ है। तो बस ऐसे ही काफ़ी हैप्पी फील होता था और रिफ्रेशमेंट भी होता था इसी बहाने। और फ़ोन पे भी कभी कभार कुछ देख लेता था यूट्यूब पे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह कि क्या हो रहा है। ओके। तो आप डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचते थे? जैसे आप कह रहे हो कि कंसंट्रेट होके पढ़ो, आजकल सोशल मीडिया इतना है, उसकी नोटिफिकेशन आ गई, उसके आगे उसने ये भेज दिया, ये सेंड कर दिया, वो लाइव हो गया, ये हो गया, तो इन सब से कैसे अपने आप को बचा के रखें और पढ़ाई में पूरा मन लगाएं? देखो मेरे ख्याल से जब तक आप पढ़ रहे हो ना तो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं आगे भी चला गया, ये तो नहीं मैं भगवान ही बन गया, नहीं, अभी भी बहुत लंबी जर्नी है,
तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा बच के ही रहना है। हाँ, मैं ये नहीं कहता ना चलाओ, मैं वो बंदा नहीं हूँ कि वो ना चलाओ, नहीं। जब चला रहे हो लिमिटेड एक टाइम फ्रेम सेट करो कि इतने में मैंने चलाना है तो बस चलाना है, और बाकी उसको फिर पूरा दिन अवॉइड करो कि मैंने अब मेरा ये टाइम का, क्योंकि मेरे हिसाब से स्केड्यूल और टाइम टेबल इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन इज़ द की। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब आप चला रहे हो चला लो लिमिटेड टाइम में, और फिर जब आप पढ़ने बैठे हो तो उसको साइलेंट करके ना, नेट बंद करके साइड पे रख दो कहीं पे फ़ोन को, और अपना पूरा डेडिकेशन से अपना फिर दिमाग फ्रेश करके पढ़ने लग पड़ो कि चलो पढ़ाई करते हैं दोबारा से। ओके, तो पढ़ते पढ़ते कई बार डीमोटिवेशन हो जाती है कि जी मेरे वो से तो क्लियर नहीं हो रहा, ये या वो, तो फिर सोर्स ऑफ मोटिवेशन। ये तो मेरे साथ भी हुआ है प्रॉब्लम, बट हाँ, सोर्स ऑफ मोटिवेशन तो टेक्निकली यही आपको सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में कुछ करना है, बढ़िया प्रोडक्टिव करना है ज़िंदगी में। हम सोसाइटी में हैं तो सोसाइटी को कुछ गुड्स गिफ्ट करें, जैसे कोई प्रोडक्ट वगैरह। तो ये मैं सोचता था कि सोसाइटी को मैं क्या दे सकता हूँ, अपनी सर्विस दे सकता हूँ, प्रोडक्ट दे सकता हूँ, अच्छा करूँ दुनिया में आके कोई। तो मैंने यही सोचा कि फार्मेसी ठीक है, क्योंकि कभी कभार हम भी बीमार हो जाते हैं तो देखते हैं कि जब मेडिसिन खाते हैं अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट होती है, भी ठीक हो गए, कितने बढ़िया हैं, भगवान ही आ गए हमारे साथ। क्योंकि जब बंदा बीमार होता है उसको कोई अच्छा नहीं लगता। तो शुरू से मेरा यही एम था कि ऐसे चलो किसी के फेस पे स्माइल मैं भी ला सकूं। तो मैंने बस फिर वही मेरी मोटिवेशन थी और वो मैंने फॉलो की और आज इधर मैं हूँ। ओके ओके, दैट्स अ गुड चॉइस। Yeah, thank you. अभी आपका जो सनी कोचिंग क्लासेस का ओवरऑल रिव्यू है वो शेयर कर दीजिए। ओवरऑल रिव्यू काफ़ी अच्छा। मैंने ये मार्च के मंथ में, जैसे मेरे बोर्ड्स चल रहे थे, साथ में ज्वाइन कर लिया था। मेरे पेरेंट्स को ये साइट मिली थी ऑनलाइन गूगल पे सर की, और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे, तो मैंने ज्वाइन कर ली सनी कोचिंग क्लासेस। और उसके बाद फिर मैंने पीयू की तैयारी तक कोचिंग ली सर से, और उसके बाद काफ़ी अच्छे नोट्स थे सर के और हेल्पफुल भी थे काफ़ी। सर हर एक स्टेप पे गाइड कर देते थे मेरे को कि अभिनव ये अब चल रहा है, ये वाले क्वेश्चन हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, ये ज़्यादा आते हैं, और ये पीयू में आ चुके हैं पिछली बार में। तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो गया था मेरे लिए कि पता लग रहा था मेरे को कि क्या स्ट्रक्चर है और बाहर की दुनिया कैसी है, एंट्रेंस वगैरह भी होने हैं। क्योंकि प्लस 2 तक बच्चों को इतना पता नहीं होता कि ये कॉलेजेस में भी एंट्रेंस होते हैं, और मेरे को भी नहीं पता था इवन जब मैं प्लस 2 में था। तो फिर पता लगा भी ऐसे एंट्रेंस वगैरह होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए। तो फिर ठीक था फिर ओवरऑल माहौल, और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, सेफ़ है, शांति है, पूरा आराम से बच्चे पढ़ते हैं अपना, और मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा था माहौल। नहीं, ऑनलाइन मैंने नहीं किया, क्योंकि ऑनलाइन में फिर वही दिक्कत है, मिनट में ही नोटिफिकेशन आ गई किसी की, पॉपअप आपका उधर हो जाना, पढ़ाई में ध्यान नहीं जाना। मैंने ऑफलाइन ही किया था कोर्स। अब ये भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से है कि आप पास में हो के दूर में। जैसे मेरा घर तो पास में ही था, इधर से 10 किलोमीटर दूर, तो मैं तो आता था एक्टिवा पे, इतनी दिक्कत नहीं होती थी मेरे को। तो बट हाँ, अगर आप ज़्यादा ही दूर हो, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो, तो फिर ऑनलाइन भी ठीक है, आप कर सकते हो। तो आपने जब सनी कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन किया, आपकी जरूर कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, क्या वो सारी फुलफिल हो गई? या ऑब्वियसली फुलफिल होगी, सीट निकल गई मेरी गवर्नमेंट कोटा में। तो यही एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि कोई गवर्नमेंट सीट मिल जाए मेरे को, और वो थैंकफुली मिल चुकी है। तो एक्सपेक्टेशन इज फुलफिल नाउ। ओके, तो क्या आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शेयर कर सकते हैं ये सभी एंट्रेंस एग्जाम्स का? हाँ जी, जैसे इसमें भी ऐसे होता है, जैसे नीट है उसमें 50% चाहिए हमें, ठीक है, पीसीबी में, और ऐसे ही अलग अलग कॉलेज का है, किसी में 50 चाहिए, बाकी कैटेगरी है तो उसमें अलग होता है, 45% होता है उसमें। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, और पीसीबी से होना चाहिए। और फार्मेसी में तो ऐसे पीसीबी से भी कर सकते हो, आप पीसीएम से भी कर सकते हो, दोनों ही चलते जाते हैं इसमें। और बाकी यहाँ मिनिमम कट ऑफ तो आपकी चाहिए होती है प्लस 2 में भी एलिजिबल होने के लिए, तो वो वेरी करती है, आप चेक कर सकते हो साइट पे हर एक यूनिवर्सिटी की कि 50 या 55% है कि कितनी परसेंट है। ओके, कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, कुछ याद है अप्रॉक्सीमेटली कितनी सीट्स हैं? जैसे पीयू में तो 46 हैं इन टोटली सीट्स, और जीएनडीयू में 60 सीट्स हैं फार्मेसी की गवर्नमेंट में। ओके ओके, हाँ जी। तो आपका अभी जीएनडीयू में सिलेक्शन हो चुका है जी। तो अभी आप वहाँ पे तैयारी करेंगे। हाँ जी। और हमारा यही सजेशन है कि आप साथ साथ पढ़ते रहना, और अभी इधर उधर या भटकना नहीं है, जी। डेडिकेशन बताइए, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, जी। और जरूर आप एक आपकी जो डिजायर्ड मंजिल है वहाँ जी। तक पहुँचना। जी। सो ऑल द बेस्ट, Thank you, ma'am. Good Thank luck you, ma'am. and see you soon. थैंक यू मैम।